नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के पहले थिंकर प्लेटो का एक नया टॉपिक देखेंगे, प्लेटो की साम्य व्यवस्था। विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हमने प्लेटो के बारे में संक्षिप्त चर्चा, उसकी कुछ पुस्तकें, रचनाएं और बहुत से वेस्टर्न थिंकर जो है प्लेटो के बारे में क्या कहते हैं वह, और उसकी चिंतन की पद्धति और उसके न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम इस वीडियो में प्लेटो की सीरीज को लेकर प्लेटो का एक नया सिद्धांत, प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत या प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। विद्यार्थियों, प्लेटो के रिपब्लिक का मूल उद्देश्य एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना था जो सभी प्रकार की बुराइयों से दूर हो, जिसके शासक निस्वार्थ और सार्वजनिक कल्याण की भावनाओं से प्रेरित हो, जो प्रलोभन व्यवस्था और चिंता से मुक्त हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में तीन गंभीर बाधाएं, अज्ञान, निजी संपत्ति तथा निजी परिवार। प्लेटो इन बाधाओं पर विजय पाने के दो प्रमुख साधन स्वीकार किए हैं। पहला था राज्य द्वारा नियंत्रित व सुनियोजित शिक्षा प्रणाली, और दूसरा साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था, ताकि साम्यवाद के द्वारा उसके सामाजिक वातावरण में सुधार लाना। अतः प्लेटो का साम्यवाद एक भयंकर बुराई के लिए राजनीतिक सत्ता और आर्थिक प्रलोभन के संयोजन से उत्पन्न होने वाली बुराई के लिए एक साहसपूर्ण उपचार है। जॉर्ज कैटलिन कहता है कि प्लेटो इज द फर्स्ट कम्युनिस्ट। प्लेटो के अनुसार साम्यवाद का अर्थ परिस्थितियों से उन सारे तत्वों को दूर करना जिसके कारण आत्मा का विकास रुकता है। फिर प्लेटो साम्यवाद के कुछ उद्देश्य बताता है। पहला, वह कहता है कि मनुष्य के विवेक को कुंठित करने वाले कोई दुष्प्रभाव, प्रलोभन व आकर्षण ना हो। नंबर 2, राज्य की एकता व सुदृढ़ता हेतु साम्यवाद होना चाहिए। नंबर 3, मानव मस्तिष्क को जीवन के आकर्षण व उत्तेजनाओं को दूर करने हेतु। फिर चौथा उद्देश्य वह बताता है अशांति, प्रतिद्वंद्विता, ईर्ष्या, संघर्ष, विद्रोह आदि को रोकने हेतु। फिर वह पांचवा उद्देश्य बताता है शासन व्यवस्था को शुभ कल्याणकारी बनाने हेतु। छठा, वह बताता है साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए। और सातवां, वह कहता है राजनीति व आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण हेतु। तो यह 7 वो साम्यवाद के उद्देश्य बताता है। फिर उसके बाद वह प्लेटो के साम्यवाद के कुछ स्रोत भी है। प्लेटो के साम्यवाद को पूर्ण रूप से मौलिक नहीं कहा जा सकता। यूनानी प्लेटो से पूर्व साम्यवाद के व्यवहारिक रूप से परिचित थे, जैसे पाइथागोरस का प्रचलन था, और उसका एक प्रचलित कथन था, फ्रेंड्स गुड्स आर कॉमन गुड्स। उसके बाद यूरिपिडस ने रिपब्लिक की रचना से बहुत पहले स्त्रियों के साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर स्पार्टा में संपत्ति का उपभोग सामूहिक रूप से होता था। क्रीट में संपत्ति, भूमि को जोतने बोने का प्रबंध राज्य के जिम्मे था, और एग्थीसीरियन लोग अपनी पत्नियों को सार्वजनिक रूप से रखते थे।
तो कहने का मतलब प्लेटो से पहले भी साम्यवाद, यूनान के अंदर साम्यवाद के बहुत से स्रोत अपने को देखने को मिलते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं प्लेटो के साम्यवाद के रूप। प्लेटो के साम्यवाद को दो रूपों में बेसिकली बांटा जा सकता है। नंबर 1 संपत्ति का साम्यवाद और नंबर 2 पत्नियों का साम्यवाद। आज हम देखते हैं पहला संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो का विचार है कि संपत्ति एक बहुत बड़ा आकर्षण है और वह किसी भी व्यक्ति को अपने पथ से विचलित कर सकती है। व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची, प्रतिद्वंदी और हीन बनाती है, जो राज्य एकता व न्याय को संकट में डाल देती है। प्लेटो का यह तर्क भी था कि राजनीतिक आधार पर आर्थिक व राजनीतिक शक्तियों की प्रभुता शासक वर्ग को भ्रष्ट कर देगी। फिर हम देखते हैं पहला पॉइंट, संपत्ति के साम्यवाद का स्वरूप। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में अभिभावक वर्ग की जीवनचर्या का वर्णन करते हुए लिखा है कि पहली बात तो यह है कि इनके पास तो केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है। ना तो इनके पास अपना कोई घर होगा और ना कोई ऐसा गोदाम जो सबके लिए खुला ना हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों से भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए। इसी में ही उनकी मुक्ति है और ऐसा ही करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। फिर वो कहता है व्यक्तिगत संपत्ति उत्पादक वर्ग के हाथों में रहेगी। व्यक्तिगत संपत्ति उत्पादक वर्ग के हाथों में रहेगी। अभिभावक वर्ग उत्पादक वर्ग से मिली हुई उपज का सामूहिक उपभोग करेंगे। अभिभावक वर्ग की योग्यता धन नहीं गुण होगी। तो यह उदय है इसके संपत्ति के साम्यवाद का स्वरूप। फिर वो बताता है संपत्ति के साम्यवाद के लक्षण। बी पॉइंट, इसका उद्देश्य आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक व नैतिक है। केवल अभिभावक वर्ग के लिए सीमित साम्यवाद लागू होगा। साम्यवाद त्याग का मार्ग है, भोग का नहीं। सार्वजनिक हित में वृद्धि करना, राज्य की एकता की रक्षा करना न्याय सिद्धांत का पूरक है। यह है साम्यवाद, प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद के लक्षण। फिर वह कहता है संपत्ति के साम्यवाद के आधार। प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद के कुछ आधार बताता है, जिसमें पहला आता है दार्शनिक आधार। वह कहता है संपत्ति वासना का प्रतीक है और भोग की प्रकृति को बढ़ाने वाली है। अभिभावक वर्ग आत्मा के श्रेष्ठ गुणों से संबंधित है, अतः निजी संपत्ति की व्यवस्था आत्मा की प्रवृत्ति के प्रतिकूल है। फिर दूसरा आधार वो बताता है राजनीतिक आधार। राजसत्ता व निजी संपत्ति का जब संयोग हो जाता है तो राज्य का पतन हो जाता है। शासक वर्ग अपनी धन इच्छा के लिए राजसत्ता का दुरुपयोग करती है, अतः राजनीति व अर्थ शक्ति का केंद्रीयकरण समाप्त कर शासक वर्ग को केवल राजनीतिक शक्ति देने के पक्ष में है। फिर तीसरा वो आधार बताता है नैतिक आधार। प्लेटो नैतिक दृष्टिकोण से भी व्यक्तिगत संपत्ति को हानिकारक मानता है। व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति को इकाई के रूप में देखती है, समशिष्ट के रूप में नहीं, अतः अनैतिक है। फिर चौथा वो बताता है मनोवैज्ञानिक आधार। संपत्ति की व्यवस्था मनुष्य के उदार प्रवृत्ति पर विपरीत प्रभाव डालती है, जो व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। अभिभावक वर्ग के लिए यदि संपत्ति की व्यवस्था को स्वीकार करना, उसकी व्यक्तिगत गुण, विवेक व साहस कुंठित हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, यह है प्लेटो के संपत्ति का साम्यवाद। फिर जैसा कि बताया है कि उसके साम्यवाद के दो स्वरूप हैं। पहले हमने देखा संपत्ति का साम्यवाद। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट
हम चर्चा करते हैं पत्नियों का साम्यवाद। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में संपत्ति के साम्यवाद की अपेक्षा पत्नियों के साम्यवाद का अधिक विस्तार से वर्णन किया है। बार्कर के शब्दों में, प्लेटो recognized that property and the family are interdependent fact। शेबाइन का मत है कि प्लेटो का विचार है कि पारिवारिक स्नेह भी बंधन का कारण होता है। संतान संबंधी चिंता व्यक्ति को स्वार्थी बना देती है। यह संपत्ति संबंधी आकांक्षाओं से भी अधिक घातक है। फिर कार्ल वेपर अपने शब्दों में कहता है, इतिहास साक्षी है कि पारिवारिक बंधन शासकों के ध्यान को विभाजित करते हैं। इसलिए प्लेटो के अनुसार परिवार वासना, मोह, स्वार्थ, संकीर्णता व तुच्छता का गढ़ है। पत्नियों का साम्यवाद इस मान्यता पर आधारित है कि परिवार पत्नियों और बच्चों की सुख सुविधा के लिए संपत्ति संचयन की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, स्त्री पुरुषों की प्रतिभा को नष्ट करता है, पत्नियों के विकास को कुंठित करता है, राज्य की एकता और न्याय में बाधा पैदा करता है। तो यह विचार प्लेटो के पत्नियों के साम्यवाद के बारे में थे। अब आता है पत्नियों के साम्यवाद का स्वरूप। उसमें पहला पॉइंट ए, पत्नियों के साम्यवाद का स्वरूप। प्लेटो ने इस सिद्धांत का स्वरूप बताते हुए लिखा है, अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुष में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएंगे। कहने का मतलब, कोई भी किसी के साथ स्थायी रूप से व्यक्तिगत रूप में सहवास नहीं कर सकेगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होगी। इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होगी। ना तो माता पिता अपने संतान को जान सकेंगे और ना ही संतान माता पिता को। तो यह है प्लेटो के पत्नियों के साम्यवाद का स्वरूप। फिर बी, नेक्स्ट पॉइंट, पत्नियों के साम्यवाद के आधार व उद्देश्य। इसमें वो प्लेटो बताता है, नंबर 1, परिवार के घातक प्रभाव से अभिभावकों को मुक्त रखना। प्लेटो के शब्दों में, फैमिली इज ए रूट ऑफ सेल्फिश इंटरेस्ट। मतलब उसका नारा था, घरों की दीवारें भूमिसात कर दो, उसमें खुली हवा का संचार होने दो। परिवार की ममता, माया, मोह अनेक पारिवारिक कलहों को उत्पन्न करके राज्य में अशांति का और एकता के विघटन का कारण बनता है। फिर बार्कर कहता है, हर व्यक्ति दुनिया भर की सात सामान जुटाकर अपना घर संसार बसा लेता है और किस तरह सबसे अलग थलग होकर अपने बीवी बच्चों के साथ अपने निज के सुख दुखों में डूब जाता है। परिवार एक ऐसा केंद्र है जहां मानव बुद्धि और शक्ति का सर्वनाश होता है। प्लेटो परिवार को राजद्रोह का स्थान समझते हैं जहां व्यक्ति का सही विकास रुक जाता है। प्लेटो संकीर्ण परिवार प्रथा का अंत करके इसके स्थान पर राज्य को ही विशाल परिवार बनाना चाहता था, जिसके सब सदस्य एक दूसरे से घनिष्ठ आत्मीयता रखने वाले हो। फिर सेकंड, नारियों की मुक्ति तथा समानाधिकार। प्राचीन यूनान में सार्वजनिक जीवन पुरुषों तक सीमित था, स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। स्त्रियां राज्य की सेवा के लिए बच्चे उत्पन्न करने में विवाह एक साधन, पत्नियां उपकरण मानी जाती थी। प्लेटो का कहना है कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। स्त्रियां प्राकृतिक रूप से राज्य के सभी कार्यों में भाग लेने की योग्यता रखती है। फिर बार्कर कहता है, प्लेटो स्त्रियों की स्वतंत्रता का महान पोषक था। वह चाहता था कि पुरुषों, रक्षकों और शासकों की भांति
स्त्रियां भी रक्षिका व शासिका का कार्य करें। इसके लिए आवश्यक है कि सतत पालना के काम से उन्हें मुक्त किया जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हेतु। प्लेटो का मत था कि जिस प्रकार कुत्ते, मुर्गे, घोड़े आदि को उत्तम नस्ल प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली व उत्तम गुण वालों नर मादा का समागम कराया जाता है, वैसे ही मानव समुदाय को श्रेष्ठ अवस्था में बनाए रखना हो तो श्रेष्ठ पुरुषों का श्रेष्ठ स्त्रियों से सहवास अधिक से अधिक संभव दिशाओं में होना चाहिए। प्लेटो आनुवांशिक आधार पर यह मत प्रकट करता है कि श्रेष्ठ माता पिता की संतान श्रेष्ठ होती है। फिर आता है चौथा, राज्य में एकता व शुद्धता की स्थापना के लिए। मतलब पत्नियों के साम्यवाद के आधार और उद्देश्य में इसका चौथा पॉइंट है राज्य में एकता व सुदृढ़ता की स्थापना के लिए परिवार तेरे मेरे की भावना उत्पन्न करता है। इसके परिणाम स्वरूप सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष होता है। प्लेटो अभिभावक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुषों को एक ही परिवार के रूप में परिणत कर राजनीतिक एकता की प्राप्ति करना चाहता है। बार्कर के अनुसार परिवार के उन्मूलन का दिन राज्य की एकता के उद्घाटन का दिन होगा, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और दोनों के लिए न्याय का दिन होगा। फिर पांचवा पॉइंट इसका विवाह का उन्मूलन व संभोग क्रिया पर नियंत्रण हेतु। कहने का मतलब प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य विवाह का उन्मूलन करना है। इस पर प्रोफेसर सेबाइन का मत है कि संपत्ति के समान प्लेटो विवाह का भी उन्मूलन कर देता है। विवाह के संबंध में प्लेटो का उद्देश्य था कि मनुष्य जब चाहे बड़ी लापरवाही से संभोग किया करते हैं। इस तरह की लापरवाही घरेलू जानवरों तक में नहीं पाई जाती। जाति की उन्नति तभी हो सकती है जब स्त्री पुरुषों की संभोग क्रिया नियंत्रित हो और केवल कुछ चुने हुए स्त्री पुरुषों को ही संभोग करने और संतान उत्पन्न करने की अनुमति दी जाए। वे संस्था में वृद्धि के पक्ष में नहीं है बल्कि गुणों, विवेक व शौर्य की वृद्धि चाहते हैं। वे आबादी पर नियंत्रण रखना चाहते हैं और केवल उतने ही बच्चे पैदा करना चाहते हैं जितने की राज्य को आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों, यह हो गया प्लेटो के पत्नियों के साम्यवाद के आधार व उद्देश्य। फिर आता है तीसरा पॉइंट, पत्नियों के साम्यवाद की योजना का क्रियात्मक स्वरूप। इसको तीसरा पॉइंट ना कहकर इसको अपन पत्नियों के साम्यवाद का सी पॉइंट कह सकते हैं। जैसे ए पॉइंट पत्नियों के साम्यवाद का स्वरूप, बी पॉइंट पत्नियों के साम्यवाद के आधार व उद्देश्य, फिर है सी पॉइंट पत्नियों के साम्यवाद की योजना का क्रियात्मक स्वरूप। प्लेटो ने अपनी इस योजना की क्रियात्मक रूपरेखा भी तैयार की। उसका कहना है कि इस प्रकार के सहवास के लिए कुछ विशेष अवसर हो। उसके अनुसार हमको कुछ उत्सवों और यज्ञों का विधान करना होगा जिसमें वर वधुओं का सम्मिलन होगा और तथा हमारे कवियों को उस समय संपन्न होने वाले विवाहों के अनुरूप स्रोतों की रचना करनी होगी। मतलब प्लेटो के अनुसार ऐसी योजना करनी होगी, निकृष्ट जन वर वधु के करण के अवसर पर शासकों को दोष न देकर देवी को दोष दे। श्रेष्ठ पुरुषों को श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ सहवास के अधिक सतत अवसर प्राप्त होने चाहिए, किंतु संतान होने के बाद उनका इससे कोई संबंध नहीं रहेगा। बच्चों को राजकीय शिशु गृहों में उन दाइयों के पास पहुंचा देंगे जो नगर के अलग मोहल्लों में रहती हैं। निकृष्ट और सदोष संतानों को अज्ञात स्थान में छिपाकर नष्ट कर दिया जाएगा। पालन पोषण पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखेगा कि कोई माता अपने शिशुओं को ना पहचान सके। उत्तम संतान पाने के लिए स्त्री पुरुष का संबंध पूर्ण यौवन काल में होना चाहिए। अतः
प्लेटो ने यह व्यवस्था की स्त्रियां 20 वर्ष वे व्यवस्था की कि स्त्रियां 20 वर्ष की अवस्था से लेकर 40 वर्ष की अवस्था तक राष्ट्र के लिए संतान उत्पन्न करेगी और पुरुष पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लेने के उपरांत 25 वर्ष की अवस्था से लेकर 55 वर्ष की अवस्था तक राष्ट्र के लिए संतान पैदा करेंगे। इस परिपक्व अवस्था से पहले संतानोत्पत्ति करने वालों का कार्य अधर्म, अन्यायपूर्ण और अवैध होगा। यहाँ एक शंका की जाती है कि माता पिता का ज्ञान न होने पर संबंधों का ज्ञान कैसे होगा। मतलब थोड़ी सी शंका होती है, जैसा कि प्लेटो कहता है कि कोई माता पिता नहीं होगा, ना माता या पिता अपने संतानों को पहचान नहीं सकेगी, तो यहाँ एक शंका पैदा होती है। तो प्लेटो ने इसका भी समाधान प्रस्तुत किया है। वह कहता है पुरुष वर्ग बनने के बाद 7वें मास से लेकर 10वें मास तक के मध्य में उत्पन्न हुए बच्चे, अर्थात एक विशिष्ट कालक्रम में यदि 10 पुरुषों और 10 स्त्रियों ने संतानों उत्पत्ति का कार्य किया है, तो कालक्रम में उत्पन्न संतान इन 20 पुरुषों और स्त्रियों को अपनी माता मानेगी। व्यक्तिगत रूप से कोई किसी का पिता और माता नहीं रहेंगे। एक विशिष्ट समय में उत्पन्न संतान अपने को भाई बहन समझेंगे। मतलब अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक विशिष्ट कालक्रम के अंदर 10 पुरुष और 10 महिलाएं संतानों उत्पत्ति का कार्य करेंगे और कालक्रम में और उसके आगे की गिनती के कालक्रम में जो बच्चे पैदा होंगे वो आपस में भाई बहन होंगे और वो आपस में सभी को अपनी माता पिता मानेंगे। अतः प्लेटो की ये मान्यता है कि इस व्यवस्था से न केवल उत्तम संतान उत्पन्न होगी, किंतु सारा राज्य एक विशाल कुटुंब का रूप धारण करेगा। मतलब जिस तरह उंगली में चोट लगने से सारे शरीर को पीड़ा होती है, इसी तरह राज्य के एक व्यक्ति पर दुख आ पड़ने से सारा राष्ट्र उसे दुखी होगा, राष्ट्र में एकता बनी रहेगी। अतः प्लेटो का कहने का मतलब यह है। तो विद्यार्थियों, यह हो गया प्लेटो का साम्यवाद, जिसके 2 रूप है। संपत्ति का साम्यवाद, जिसके अंदर संपत्ति के साम्यवाद का स्वरूप, संपत्ति के साम्यवाद के लक्षण, संपत्ति के साम्यवाद के आधार, दार्शनिक आधार, राजनीतिक आधार, नैतिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार। फिर उसने प्रस्तुत किया पत्नियों का साम्यवाद, जिसके बारे में इसने विस्तृत रूप से चर्चा की, जिसमें पत्नियों के साम्यवाद का स्वरूप, पत्नियों के साम्यवाद के आधार व उद्देश्य इसने बताए, जैसे परिवार के घातक प्रभाव से अभिभावकों को मुक्त रखना, नारियों की मुक्ति और उनका समानाधिकार, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हेतु और राज्य में एकता व सुदृढ़ता की स्थापना के लिए और विवाह के उन्मूलन व संभोग क्रिया पर नियंत्रण हेतु। और लास्ट में फिर यह बताता है कि पत्नियों के साम्यवाद की योजना का क्रियात्मक स्वरूप किस तरीके से यह लागू की जाएगी। तो यह हो गया प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। धन्यवाद।